बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ आज हम र्यूमेटोलॉजी कर रहे हैं। इसकी रिक्वेस्ट भी थी कि बहुत से लोगों को कि एक ही वीडियो में अगर इजीली हो जाए ना तो ज़्यादा अच्छा हो जाए। ठीक है, इसके अंदर से मैंने देखे हैं मोस्टली 6 एक एमसीक्यूज़ आ रहे हैं और एक एससीक्यूज़, मोर और लेस 11-12 नंबर, मतलब 1 दर्जन नंबर आप अगर ये वीडियो देख लेते हैं ना तो इंशाल्लाह मैं कहता हूँ कि मेरी कोशिश होगी, ठीक है, कि इस वीडियो के अंदर इतने मार्क्स तो एटलीस्ट कोई ना कोई कवर करके ज़रूर जाए। ठीक है, और इवन अगर कोई एफसीपीएस की जो है ना तैयारी कर रहा है तो वो भी कुछ ना कुछ उसके लिए हेल्प हो जाए। ठीक है, अब र्यूमेटोलॉजी के अंदर आपके पास जॉइंट्स और सारी की सारी आती हैं मोर और लेस। अगर मैं फाइनल ईयर का देखूँ तो rheumatoid arthritis, osteoarthritis, acute gouty arthritis, septic arthritis, ankylosing spondylitis, joint cell, SLE और सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस। और SLE हमने डर्मा के अंदर भी देखा, ठीक है, जिसके अंदर बटरफ्लाई रैश और वो सारे के सारे जहाँ मर्जी देख लो, लेकिन है एक ही बात। ठीक, अब यहाँ पे क्योंकि SLE वाले जो होते हैं ना पेशेंट, ये पूरे अस्पताल में बेचारे घूम रहे होते हैं। कभी इन्हें स्किन का मसला बना होता है, कभी इन्हें ब्लड का मसला, मेडिसिन वार्ड में जा रहे होते हैं। ठीक है, कभी ये गायनी के वार्ड में जा रही होती है, अगर फीमेल है तो उनको वो मेंसेस और सारे का सारा जो है ना वो खराबी। तो ये पूरे अस्पताल में यानी घूम रही होती है, तो ये भी हम डिस्कशन करेंगे। तो इसके अंदर आपके पास कोई 1947 वाले मैंने जो है ना ये इरफान मसूद से ही मोस्टली लोग पढ़ रहे हैं, या फिर एक दूसरी बुक है, ठीक है, उसके अंदर से डेविडसन वाले से। ठीक, तो जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो हम इसके अंदर कवर करने की कोशिश करते हैं। इंशाल्लाह कुछ ना कुछ इस वीडियो के एंड तक हमारा हो ही जाएगा। इतना हो जाएगा कि आप एटलीस्ट पेपर जो है ना वो अटैम्प्ट करने के काबिल हो जाए, इतना ही को मैं कोशिश करूँगा। सर्दी बड़ी है आज भी। ये चैप्टर आपके लिए एक रीढ़ की हड्डी रखता है। मतलब अगर आप डॉक्टर हैं ना और आपकी फैमिली में कभी ना कभी ये जॉइंट्स के अगर आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो दादे दादी को, नाना नानी को, कोई ना कोई आपको चमड़ा ही रहेगा कि यार मुझे ये सुबह के वक्त ये जोड़ों में दर्द होती है, वो कहते हैं मुझे शाम के वक्त जोड़ों में दर्द। अब डॉक्टर साहब ने जो है ना वो क्या किया हुआ है, स्किप किया हुआ जी फाइनल ईयर में वो चैप्टर ही। तो वो फिर बड़ी एक ना ऑकवर्ड सी सिचुएशन हो जाती है। तो इससे बचने के लिए आज मेरे कुछ जुगाड़ू निमोनिक्स हैं। सबसे पहले हमारे पास, हम कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी करें। ठीक है, हमारे पास है जी ओस्टियो आर्थराइटिस। ठीक है, आर्थराइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, आइटिस आ गया तो मतलब कोई ना कोई इन्फ्लामेशन है। ठीक, ओस्टियो मीन बोन और आर्थराइटिस मतलब वो जॉइंट पेन, इन्फ्लामेशन, जहाँ पे जॉइंट जो है ना दो बोन्स के साथ आलमोस्ट मिल रहा है ना, ठीक है, वहाँ पे कोई ना कोई लफड़ा है। लेकिन हमेशा आपने नाम के ऊपर नहीं जाना, ठीक है, क्योंकि कोई कुछ नाम ऐसे होते हैं जो आपको कंफ्यूज भी कर दिया करते हैं। जहाँ पे आपको ओस्टियो आर्थराइटिस मतलब ओ ए का लफ्ज़ मिल गया है, ये है क्या, डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज़ है। इसको लिखते हैं DJD। ठीक है, जेडी से याद कर लो। ठीक है, एक जेडी रेस्टोरेंट भी है ना, वहाँ से, वहाँ के लोग हैं, उसको ओस्टियो आर्थराइटिस हो गया। मतलब ये हमारे पास क्या है जी, डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज़ है। ठीक है, जॉइंट की इसके अंदर हमारे पास क्या हो सकती है, खराबी सारी की सारी। अब यहाँ पे ये कह लें कि क्रोनिक है एक तो, ठीक है, और इसके अंदर आप, मैंने कहा नाम के ऊपर हमेशा नहीं जाना। आइटस तो आ रहा है लेकिन ये नॉन इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस है। ठीक है, नॉन इन्फ्लामेटरी कंडीशन है, कोई यहाँ पे इन्फ्लामेशन नहीं होती लेकिन यहाँ पे डिजनरेशन हो जाती है, तबाही हो जाती है, लेकिन वहाँ पे सोज सूज कोई नहीं होती। इन्फ्लामेट नॉन इन्फ्लामेटरी कंडीशन है। ठीक है, जो कि हमारे पास प्रोग्रेसिवली इरोजन करती है किसकी, जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है ना उनकी हमारे पास इरोजन कर रही है। हमारे पास जॉइंट के अंदर क्या होती है, नी जॉइंट ही ले लो ना, जिनके दरमियान जो है ना वो मिनिस्काई और कार्टिलेज वगैरह होती है, इसकी कॉन्टीन्यूस प्रॉनिंग जो है ना वो ऐसा 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 जो है ना इसकी डिजनरेशन करती है। प्रोग्रेसिव इरोजन ऑफ, हमारे पास क्या होता है, प्रोग्रेसिव इरोजन ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज। ठीक है, जो आर्टिकुलर जॉइंट्स हैं उसकी कार्टिलेज जो है ना वो हमारे पास सारी की सारी तबाह हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास उसने ना दो टाइप्स इसकी बताई हुई हैं, ओस्टियो आर्थराइटिस, ओए। ठीक है, यहाँ पे ओ ए की हमारे पास दो टाइप्स कौन कौन सी हैं, एक हमारे पास होती है जी प्राइमरी ओस्टियो आर्थराइटिस, प्राइमरी ओए। ठीक है, और एक हमारे पास होती है जी सेकेंडरी ओस्टियो आर्थराइटिस। ठीक है, जो प्राइमरी है ना ओस्टियो आर्थराइटिस, इसकी बड़ी वजह क्या है, जो बूढ़े लोग हैं, एजिंग जिनके अंदर हो रही है,
ठीक है। साथ में कुछ लोगों में जेनेटिकली जोड़ दर जोड़ भी नस्लों में भी बीमारियां चल रही है, जो जेनेटिक फैक्टर इसके अंदर हो सकता है। या फिर कोई भी मैकेनिकल जो है ना वो स्ट्रेस है, हो सकता है उसका कोई वर्क लोड ऐसा हो कि वो बड़े वजन उठाता है, तो मैकेनिकली जो है ना वो स्ट्रेस उसके ऊपर आ रहा है, या उसका वजन ज़्यादा है, तो ये इसके अंदर सारे के सारे हो सकते हैं। सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है कि उसको कोई बीमारी है जिसकी वजह से जॉइंट ख़राब हो रहे हैं। यहाँ पे एक्चुअल में जो है जॉइंट के ऊपर सीधी इफेक्शन है, यहाँ पे कोई बीमारी है, हो सकता है उसको डायबिटीज़ हो, तो जिनको शुगर होती है उनके अंदर जोड़ों का मसाइल तो लाजमी होंगे। ठीक है। फिर अगर किसी को हीमोक्रोमाटोसिस हो, या फिर हमारे पास किसी को ओबेसिटी हो, ठीक है, ब्लड का कोई डिसऑर्डर हो, या फिर हमारे पास वो ओबेसिटी भी एक मार्क्ड ओबेसिटी, अच्छा खासा मोटापा पान है, तो इसके अंदर हमारे पास होती है। अब जितनी भी ख़वातीन है ना, ये सबसे ज़्यादा जो है ना जॉइंट्स की प्रॉब्लम्स के साथ आती हैं। मतलब घर में बैठे बैठे भी जहाँ इन्हें जोड़ों के दर्द हो जाया करते हैं। मैंने देखा कि वर्किंग लेडीज़ जो है ना, ये जोड़ों के दर्दों की तकलीफ़ कम होती है, लेकिन ये जो होती है ना बैठ जाती हैं सस्सों की तरह, ठीक है। तो एजिंग जो जो बढ़ती जाती है उनकी उम्र, और वो फिर उनके अंदर जॉइंट्स के प्रॉब्लम भी आना शुरू हो जाया करते हैं। तो कोशिश करें जितनी भी ख़वातीन मेरी वीडियो सुन रही हैं, खुद को एक सीडेटरी लाइफस्टाइल से निकाल के एक्सरसाइज वाले लाइफस्टाइल में खुद को वर्किंग लेडी के तौर पे पेश किया करें। ठीक है। और वर्किंग लेडी ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है बजाय इसके कि जो हाउस कहते हैं ना हाउस वाइफ के, वो ज़्यादा होती है। लेकिन दोनों हर एक की अपनी चॉइस, आप क्या कह सकते हैं। वोमेन जो है ना वो मोर अफेक्टेड होती है मैन से। और यहाँ पे वेट बेरिंग जॉइंट जो है ना, जो वोमेन है उनके अंदर कौन कौन से, मैन भी इसके अंदर इन्वॉल्व है, लेकिन वोमेन इसके अंदर मैंने ज़्यादा देखी हैं। वोमेन में हमारे पास आ जाती है जो उनकी नीज़ और हैंड, ठीक है, उनके घुटने और हाथ, ये इन्वॉल्व होती हैं। जबकि जो मैन है ना उनके अंदर मोस्टली देखा गया जो हिप जॉइंट है वहाँ पे, और जो उनकी स्पाइन है, अमूमन मर्दों को कमर का दर्द होता है, ठीक है, तो हिप में और उनके स्पाइन वाले एरिया के अंदर ज़्यादा, लेकिन औरतों को नी और हैंड के अंदर जो है ना ज़्यादा दर्द होता है। अब जॉइंट जो है ना वो हमारे पास एक जॉइंट भी आपके पास इन्वॉल्व हो सकता है, या आपके पास हमारे पास मल्टीपल जॉइंट भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। अगर एक जॉइंट इन्वॉल्व होगा तो उसे मोनो आर्टिकुलर कहेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस। अगर दो या से ज़्यादा होंगे, एक से चार जॉइंट इन्वॉल्व है, तो उसे हम ओलिगो आर्टिकुलर कहेंगे। ठीक है। लार्ज जॉइंट सबसे पहले इफेक्ट होते हैं, ऑनसेट इसका जो है ना वो मंथ और ईयर्स के अंदर होना शुरू होता है। अब इसके जो टिपिकल सिनेरियो है, इसको बाकियों से कैसे जो है ना डिफ्रेंशिएट करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस को र्यूमाटॉइड और उसके अंदर से। तो इसका जो होता है ना, मॉर्निंग स्टिफनेस होती है, ठीक है। वो कहती है औरत आके, डॉक्टर साहब सुबह सुबह मैं सो के उठती हूँ तो मेरे जॉइंट यूं अकड़े होते हैं, ठीक है। फिर आप उससे हिस्ट्री लेते हैं कितनी देर तक, ये वो कहती है विद इन 15 मिनट, 15 मिनट या इससे कम के अंदर जो है ना वो मॉर्निंग स्टिफनेस जो हुई होती है जॉइंट्स की, वो ठीक हो जाती है। ठीक है। लॉक स्टिफनेस, जॉइंट स्टिफनेस, ये जो भी चीज़ है ना जॉइंट्स के अंदर दर्द हो रही है, घुटनों में, उसकी नी में, हाथों में, ठीक है, वो 15 मिनट से ज़्यादा कभी भी नहीं रही। पक्का केस है ऑस्टियोआर्थराइटिस का। ठीक है। साइन यही है कि रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट होगी, ठीक है, और मसल वीकनेस और वेस्टिंग, जब वो हरकत ही काम करेगी तो फिर उसके साथ मसल वीकनेस और वो सारी सारी चीज़ें आपको ऐसी औरत के अंदर देखने को मिल जाती हैं। ठीक है। अब इसके अंदर ना उसने कुछ टाइप्स बताई हुई हैं। तो इसके अंदर वो कहता है हमारे पास हो सकती है जनरलाइज्ड नोडल आर्थराइटिस, एक तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है। फिर एक मैंने की कि हमारे पास कौन सी हो सकती है, मोनो आर्टिकुलर, या फिर हमारे पास थी ओलिगो आर्टिकुलर, डिपेंड करता है कितने जॉइंट इन्वॉल्व है। फिर हमारे पास क्या होती है, जनरलाइज्ड नोडल, ठीक है, जनरलाइज्ड नोडल, ठीक है, ओस्टियो आर्थराइटिस। और एक हमारे पास होती है जी स्पाइन ओस्टियो आर्थराइटिस, ये दो हमारे पास होती हैं। ठीक है। जनरलाइज्ड में हमारे पास क्या होता है, जो नोडल में हमारे पास ओस्टियो आर्थराइटिस ग्रेटर देन वन हैंड इंटरफेलेंजियल जॉइंट, ये देख रहे हो इंटरफेलेंजियल जॉइंट, इसके अंदर हमारे पास होती है। और ये मोस्ट जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन है, जेनेटिकली जो है ना हमारे अंदर औरतों के अंदर मोस्टली जो है ना ये ज़्यादा आपको देखिए कि ये वहाँ पे होता है। पेन स्टिफनेस ग्रेटर देन वन, जो है हमारे पास प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट, ठीक है। तो हमारे पास हैंड के जो है ना इसके अंदर इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स जो है ना वो मोस्टली इन्वॉल्व होते हैं।
ठीक है। जबकि जो हमारे पास अच्छा इसके अंदर फिर आपके हैंड के अंदर क्या कौन कौन से नोड हैं, हरबेंडन नोड्स होती हैं, बुशार्ड नोड होते हैं। अगर आपने बेड साइड पढ़ी है ना, ठीक है, जो हमारे पास क्लिनिकल बुक है उसके अंदर आपको पता होगा बुशार्ड नोड कौन से होते हैं, हरबेंडन नोड कौन से होते हैं। जो शुरू वाले होते हैं बुशार्ड होते हैं आई थिंक, और जो लास्ट वाले होते हैं वो हरबेंडन नोड होती हैं, ठीक है। तो इनकी आपके पास जो है ना नोडल इन्वॉल्वमेंट है, तो नाम में ही काम है, ठीक है। तो आपके पास जो हमारे पास बुशार्ड नोड है और हमारे पास जो हरबेंडन नोड्स हैं, ठीक है, कहाँ पे इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स के ऊपर जो है ना सारी की सारी इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक है। जो प्रोक्सिमल होती हैं वो बुशार्ड होती हैं, जो डिस्टल होती हैं वो हमारे पास हरबेंडन होते हैं। यहाँ पे हमारे पास नोड होते हैं, ये हमारे पास होती है जनरलाइज नोडल। स्पाइन के अंदर हमारे पास क्या होता है, जो सर्वाइकल और लंबर स्पाइन है, जो आपकी गर्दन है, सारे लोग अपनी गर्दन के ऊपर हाथ रखो और अपने जो है ना पेट की जो है लंबर स्पाइन, ठीक है, बैक के ऊपर चले जाओ, पेट से बैक पे चले जाओ, लंबर और सर्वाइकल स्पाइन इसके अंदर मोस्टली इन्वॉल्व होती है। अगर तो सर्वाइकल स्पाइन इन्वॉल्व है तो इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो जाएगा, ठीक है, सर्वाइकल स्पॉन्डियोलाइसिस हो जाएगा। जबकि जो लंबर है इसकी वजह से हमारे पास लंबर स्पॉन्डिलाइसिस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास दो ही चीज़ें हैं। अब इसके अंदर ये तो जनरलाइज सी होगी ना। अगर इसी के अंदर हम नी और हिप को ले जाएं, ठीक है, ये तो हमने ऊपर स्पाइन और उसके तक की है ना, हाथों तक। अगर ये हमारे पास नी तक चली जाए, ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास जो नी में क्या होती है, नीचे हमारे पास होती है जी ऊपर होती है फीमर, ठीक है, और नीचे हमारे पास टिबिया फेब्यूला होता है। तो यहाँ पे हमारे पास टिबियो फेमरल कंपार्टमेंट है ऑफ नी, और इसका भी जो मीडियल है ना कंपार्टमेंट वो हमारे पास मीडियल टिबियो फेमोरल जो हमारे पास है ना कंपार्टमेंट ऑफ द नी, वो बेसिकली मोस्ट टारगेटेड होता है पेटीला के बिल्कुल साइड पे, ठीक है। यहाँ पे हमारे लोकल एग्जामिनेशन में आपको अमूमन दोनों जॉइंट्स जो है ना बाईलेटरल इन्वॉल्व होंगे, राइट वाली भी नी और लेफ्ट वाली भी नी इन्वॉल्व होगी। वीकनेस और वेस्टिंग कॉर्डरिसेप होगी, वो जब दर्द होगी वो चलेगी ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे वेलगस डिफॉर्मिटीज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। जीनो वेलगम हो गया या जीनो वेरस हो गया, मतलब या तो वो बो लेग होगी या फिर नॉक नी होगा, ठीक है, यूँ करके नॉक नी हमारे पास होगा। तो इसके अंदर ये बड़ी देखी गई है। सेम गोज़ टू हिप, जो मेल्स के अंदर से ज़्यादा कॉमन होता है। इसके अंदर भी हमारे पास वही थाई शिन और बटक्स जो है ना वहाँ पे पेन आपको रेडिएट कर रही होगी। एंटीरियर ग्रोइन की तरफ जो है ना वो कहेगा मेरे जो है ना वो टेस्टिस वाली साइड पर कभी कभार पेन होना शुरू हो जाती है इस जॉइंट की वजह से। तो ये सारी की सारी हमारे पास होती हैं, ठीक है। पेन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ इंटरनल रोटेशन ऑफ फ्लेक्स्ड हिप इज द अर्लीस्ट साइन ऑफ द हिप ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है, सिंपल सी बात है। इन्वेस्टिगेशन क्या कैसे करेंगे, जब बंदा आपके पास आ जाएगा तो आप इसके अंदर सीबीसी सिंपल इन्वेस्टिगेशन के लिए हम मैं अगेन वही सेइंग कि इन्वेस्टिगेशन हमेशा इस तरह करनी है, हिस्ट्री, ठीक है, प्लस जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, फिर आप एक हेडिंग देंगे जनरल इन्वेस्टिगेशन की और एक देंगे स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन की। तो जनरल में आप वो सीबीसी, ईएसआर, सीआरपी लिख लोगे, नॉर्मल होगी, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी एब्सेंट होगी, लेकिन ह्यूमेटाइड फैक्टर भी एब्सेंट होगा इसके अंदर। लेकिन एक्सरे जो है ना इसमें आपने लाजमी देखना, उसके अंदर आपको सिमेट्रिकल जॉइंट के अंदर ना स्पेस की नैरोइंग मिलेगी, ठीक है। दोनों जॉइंट के दरमियान क्योंकि वो कार्टिलेज टूट गई है तो हमारे पास स्पेस जो है ना वो आपको बिल्कुल नैरोइंग यहाँ पे मिल जाएगी, सिंपल सी बात है। साथ में बोन के ऊपर सिस्ट होगा, फ्यूजन जॉइंट होगा। तो इसकी ट्रीटमेंट क्या करेंगे अगर आपके पास ये बंदा आ जाए, तो इसकी ट्रीटमेंट मेरे एक तो नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, एक फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। देखो ना अमूमन ये मोटी मोटी ख़वातीन आया करती हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, तो इनको आपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन लाजमी करना है। वेट लॉस नंबर 1 की है, मोटापा बीमारियों की जड़ है। नंबर 2 पे आप इसको कह दें कि एक्सरसाइज जो है ना वो डेली किया करें, ठीक है। फिर आप क्वाड्रिसेप स्ट्रेंथन एक्सरसाइज, जो उसके है फीमर के ऊपर क्वाड्रिसेप मसल है ना, टांग के जिसे हम कहते हैं, ठीक है, जो पट के मसल हैं, ठीक है, वो कार्डिसेप की एक्सरसाइज आप उसको रिकमेंड करें और पेशेंट की एजुकेशन करें कि आपने अपने आप को बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट नहीं करना। अमूमन जब इनको दर्द होती थी ये बिल्कुल बेड पे लेट जाती हैं, ये नहीं करना, ठीक है। फार्माकोलॉजिकल में हमारे पास क्या है, एसिटामाइन मतलब पैरासीटामोल जो है ना वो आप इसके अंदर जो है ना वो आप ले सकती हैं, ठीक है, जो कि इनिशियल एनाल्जेसिक। फिर साथ में एंसिडनान स्टीराइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जो है ना वो ले लो। इंट्रा आर्टिकुलर स्टीराइड इंजेक्शन कुछ स्टीराइड के होते हैं, ये जो शुएब अख्तर भी लगाया करते थे ना क्रिकेटर अमूमन ये स्टीराइडल इंजेक्शन लगा लिया करते हैं, ठीक है, ये हो सकता है। या फिर जॉइंट रिप्लेसमेंट भी आप इसके अंदर कर सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा हमारे पास जॉइंट की इन्वॉल्वमेंट आपको दिख रही है। तो अगर मैं पूरे टॉपिक को एक समरी के अंदर समराइज़ करूँ ना, ठीक है, एडवांसिंग एज के अंदर ओस्टियोआर्थराइटिस होता है,
जॉइंट की नॉन इन्फ्लामेटरी कंडीशन है लेकिन डीजनरेटिव नॉन इन्फ्लामेटरी कंडीशन, ठीक है। नंबर सेकंड पे सेल्फ लिमिटिंग है लेकिन मॉर्निंग के अंदर 15 मिनट से कम जो है ना, कहीं किसी बुक में 30 मिनट लिखा हुआ, किसी में 15 लिखा हुआ, लेकिन 15 जो है ना मोर एक्यूरेट है, ठीक है। तो 15 मिनट या इससे कम जो है ना जॉइंट की स्टिफनेस होती है, और मॉर्निंग के अंदर सुबह के वक्त, अभी ऑलमोस्ट 3 बज रहे हैं सुबह के, अभी सुबह के वक्त जो औरतें उठेंगी ना 15 मिनट से कम उनको जो है ना ये सारे का सारा होगा, ठीक है। फिर प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट और डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट, ठीक है, ये हैंड के इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि हमारे पास सर्वाइकल और लंबर स्पाइन, ठीक है, पेट की और गर्दन की जो स्पाइन है वो इन्वॉल्व देखी गई है, अलॉन्ग विद नी और हिप जॉइंट वो इन्वॉल्व हो गया, ठीक है। इसी तरह फर्स्ट मेटाटार्सोफिलेंजियल जॉइंट जो अंगूठे का है वो भी कहीं कहीं लिखा हुआ है, तो वो हमारे पास होगी। तो आपके पास आता है पेशेंट 64 साल का वुमन सिनेरियो के अंदर आ जाएगा, 64 साल का मरीज़ है, ठीक है। वो नी पेन के साथ आया है, और राइट नी पेन वो कह रहा है कि कई सालों से है लेकिन रिसेंटली इट बिकम वर्सन, अचानक से वो वर्स हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना वो कह लें कि उसके आप डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स हैं वो भी देखती हैं, मॉर्निंग स्टिफनेस की हिस्ट्री लेती हैं वो भी पॉजिटिव, और 15 मिनट से कम होती है, सिंपल सा ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ठीक है। तो इसके अंदर अमूमन इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये तो सिंपल सी करनी है, साथ में आप अगर ये और ऐड कर लें कि आप साइनोवियल फ्लूइड जो उसकी है कैविटी के अंदर क्या होता है, साइनोवियल फ्लूइड ही होता है ना, ठीक है, जॉइंट कैविटी में, वो साइनोवियल फ्लूइड की एनालिसिस लाजमी कर लेना करना है, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास अगर ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो इसके अंदर नॉन इन्फ्लामेटरी है ना, ठीक है, डिजनरेटिव नॉन इन्फ्लामेटरी है, तो इसके अंदर आपको इन्फ्लामेशन कुछ भी नज़र नहीं आएगी, वो क्लियर आपको नज़र आएगा, ठीक है। रेडियोग्राम में एक्सरे कर लो, एमआरआई ऑफ द जॉइंट कर लो, ठीक है। साथ में आप हरबेंडन नोड्स और बुशार्ड नोड ये लाजमी चेक कर लो, ठीक है। और ESR CRP वो सारे नॉर्मल आएंगे। ट्रीटमेंट है, एजुकेशन है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, और आपके पास बंदा पैरासीटामोल, एसिटामाइनोफिन, टॉपिकल एसिड और जॉइंट रिप्लेसमेंट थेरापी अगर सर्जिकली करनी है तो आप कर लेंगे, हो जाएगा, क्योंकि ईजी है और इसकी सिनेरियो आया हुआ है, इस वजह से बताना ज़रूरी था। यहाँ पे हमारा ओस्टियोआर्थराइटिस अल्लाह के फजल करम और शुक्र के साथ कंप्लीट हो गया, ठीक है। यहाँ पे लेस देन 15 मिनट प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट और डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट, और ये हमारे पास नॉन इन्फ्लामेटरी बट डिजनरेटिव जॉइंट डिजीज़ है। अब इसको मैं कंपेयर करता हूँ रूमेटाइड आर्थ, इस वजह से ये मैंने बताया कि ये इसके अब इसके साथ हम कंपेयर करने जा रहे हैं, ठीक है। रूमेटाइड अगर किसी को समझ आ गया ना तो उसको फिर ऑलमोस्ट सारे सिनेरियोज जो है ना इजीली अब पिक हो जाएंगे, दोनों के अंदर कोई ज़्यादा हमारे पास फ़र्क नहीं मिलता, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो ह्यूमाटाइड आर्थराइटिस है इसके लिए मैंने निमोनिक रखा हुआ है कि आर से रोमा है, आर से वो क्या है, रोता है, ठीक है। तो री री करता रहता है, वजह क्या है, कोई इन्फ्लामेशन हो गई है यहाँ पे मेरी जान, ठीक है। तो रोना की बड़ी वजह क्या है, इन्फ्लामेटरी हमारे पास ये आर्थराइटिस है। तो मोस्ट कॉमन इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस इज़ rheumatoid आर्थराइटिस। नंबर 1 पे ये इजी हो गया। अब ये कह लें कि ये सिमिट्री के अंदर जो है ना डिस्ट्रक्टिव इन्फ्लामेटरी जॉइंट है, और ये पोली आर्थराइटिस है, मल्टीपल जॉइंट्स को एक तो ये इन्वॉल्व करेगा, ठीक है। और ये सिमिट्री के अंदर जो है ना वो चले जाएगा। ऊपर वाला हमने जो दिखा ओस्टियो वाला ए सिमिट्रिक था, कभी एक जॉइंट था, मोनो आर्थराइटिस था, कभी ओलिगो था, ये हमेशा ओलिगो या पोली जिसे हम कह रहे हैं वो हमारे पास जो है ना वो होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि ये बेसिकली ऑटो इम्यून डिजीज़ है, ठीक है। मतलब इम्यून सिस्टम ही जो है ना वो अपने जॉइंट्स को खाना शुरू कर देता है। पैथोजेनेसिस क्या है इसके अंदर, इसके अंदर जो है ना हमने वहाँ पे देखा तो मॉर्निंग स्टिफनेस है 15 मिनट से कम, लेकिन यहाँ पे 1 घंटा जो है ना वो मॉर्निंग स्टिफनेस यहाँ पे आपको डिटेक्ट होगी, कहेगा सुबह उठने की 1 घंटे तक उसको जो है ना वो स्टिफ होती हैं। मतलब यूँ करें कि 1 घंटा वो रोता रहता है, रूमेटाइड में रोना है पूरे 60 मिनट उसने, 1 घंटा मैंने यूँ याद किया हुआ। यहाँ पे हमारे पास क्या है, पैथोजेनेसिस में बहुत जेनेटिक भी हो सकती हैं या फिर हमारे पास इन्वायरमेंटल फैक्टर दोनों इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अब एसोसिएटेड इसका क्या, मैंने कहा ऑटो इम्यूनिटी HLA-DR4 के साथ एसोसिएशन है, और यहाँ पे CD4 टी सेल जो है ना वो अपना रोल प्ले कर लिया करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है बी सेल जो है ना वो इम्यूनोग्लोबिन प्रोड्यूस करती हैं जो कि र्यूमेटाइड फैक्टर के अंदर इन्वॉल्व होता है, और साथ में हमारे पास IgM जो है ना वो ऑटो एंटीबॉडीज़ जो है ना वो हमारे पास यहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। साथ में वो कह रहा है कि ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फ़ा और इंटरल्यूकन 1 जो है ना वो भी हमारे पास जो है ना वो इन्वॉल्वमेंट के अंदर आ जाया करते हैं,
ठीक है। अब वो कह रहा है कि र्यूमाटॉइड जो है ना आर्थराइटिस के अंदर हमारे पास आईजीजी भी जो है ना वो इम्यून कम्प्लेक्सेस के अंदर अपना पार्टिसिपेशन कर लिया करता है, साथ में न्यूट्रोफिल आके वो साइनोवाइटिस जो है ना वो हमारे पास काज करवा देते हैं। और यहाँ पे जो है ना जो बंदा रो रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं, पानी देते हैं, कह रहे हैं पानी पी लो। ठीक है, तो यहाँ से याद कर लो कि यहाँ पे पेनिस फॉर्मेशन जो है ना वो बनती है। ठीक है, PANNUS पेनिस जो है ना ये बेसिकली क्या है, ग्रेनुलेशन टिश्यू जो कि साइनोवियल टिश्यू के अंदर हमारे पास बनी थी, एक तरह का ये हमारे पास है ग्रेनुलेशन टिश्यू हमारे पास बनाना शुरू कर देता है। ठीक है, और ये कौन बनाता है, फाइब्रोब्लास्ट जो होते हैं ना, ठीक है, वो हमारे पास बनाती हैं, और साथ में इन्फ्लामेटरी जो सेल है, ठीक है, वो यहाँ पे बनाना शुरू कर देते। साथ में कह रहे हैं कि साइटोकाइंस जो है ना वो यहाँ पे साथ ही उसके जो है ना वो साइटोकाइंस जो है वो रिलीज़ होना शुरू कर देते हैं, जो कि हमारे पास आर्टिकुलर कार्टिलेज में, तो वो वहाँ पे एनकाइलोजिंग होना शुरू होती है। क्लिनिकली हमारे पास सिमेट्री के अंदर इन्वॉल्व है, पॉली आर्टिकुलर ग्रेटर देन 5 जॉइंट इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, अलॉन्ग विद मॉर्निंग स्टिफनेस होगी, और ये 1 घंटे तक होती है, और वो कहते हैं जब मैं काम करता हूँ तो ये ठीक हो जाती है। तो ये इसका बड़ा टिपिकल है कि ये जो इन्फ्लामेशन है ये इम्प्रूव कर जाती है विद वर्किंग। ठीक है, तो इम्प्रूव विद एक्टिविटी या वर्किंग, जो भी एक्सरसाइज करने से तो ये कह रहा है कि मेरी जॉइंट पेन जो है ना बिल्कुल एग्जैक्ट ठीक हो जाया करती है, ये इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साथ में कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल, इसको जो है ना वो फीवर हो सकता है, फटीग हो सकता है हमारे पास, साथ में एनोरेक्सिया हो सकता है, साथ में उसको जो है ना वो वेट लॉस भी कभी कभार देखा गया है। ठीक है, तो डायग्नोस्टिक अगर क्राइटेरिया में आपके पास है, जब मॉर्निंग स्टिफनेस ग्रेटर देन 1 है, 3 से ज़्यादा जॉइंट इन्वॉल्व है, 5 अमूमन हो जाती हैं, और वो कह रहा है कि हमारे पास आर्थराइटिस ऑफ द हैंड जॉइंट, सिमेट्रिकल आर्थराइटिस है, rheumatoid नोड्यूल, rheumatoid फैक्टर, RF फैक्टर पॉजिटिव है, रेडियोलॉजिकल चेंजेस आपको ओस्टियोपिनिया इरोजन मिल रही है, और ड्यूरेशन इसका 6 हफ्ते से ज़्यादा है। ठीक है, और साथ में पेनिस फॉर्मेशन और ये हमारे पास सारे का सारा आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो एक उसने ना डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया दिया हुआ उसके अंदर वो कह रहा है कि यूरोपियन लीग अगेंस्ट रिहुमाटिज्म, ठीक है, अमेरिकन कॉलेज ऑफ rheumatology ने ना एक क्राइटेरिया सेट किया हुआ है, उसके अंदर उसने इसको स्कोरिंग दी हुई है। तो वो कह रहा है कि हमारे पास अगर एक लार्ज जॉइंट इन्वॉल्व होगा, 1 लार्ज जॉइंट इन्वॉल्व है, तो आप इसके अंदर 0 मार्क्स देंगे। ठीक है, फिर वो कह रहा है अगर 2 से 10 लार्ज जॉइंट इन्वॉल्व हैं तो इसको आप 1 नंबर देंगे। फिर 1 से 3 लेकिन वो स्मॉल जॉइंट्स अगर इन्वॉल्व हैं तो आप इसको 2 नंबर देंगे। फिर 4 से 10 स्मॉल जॉइंट इन्वॉल्व, 3 से आगे अब 4 से 10 स्मॉल जॉइंट इन्वॉल्व, तो इसको सीधा ही आप 5 नंबर देंगे। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि हमारे पास जो है ना अगर ड्यूरेशन, इसके ऊपर बात आ जाती है, ये था जॉइंट्स के ऊपर, जॉइंट अफेक्टेड है, अब ड्यूरेशन के ऊपर नंबरिंग हमने कैसे देनी है। अगर तो वो लेस देन 6 वीक है तो आप इसको 0 मार्क्स देंगे। अगर ग्रेटर देन 6 वीक है तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, हमेशा इसके अंदर 1 मार्क्स हम इसके अंदर उसको इंक्लूड करेंगे। ठीक है, फिर कह रहा है कि हमारे पास अगर तो रियोमाटाइड फैक्टर, RF फैक्टर वो नेगेटिव है। ठीक है, और एक हमारे पास ख़ास तरह की प्रोटीन है जिसे वो कह रहा है कि CCP, सिट्रोलिनेटेड पेप्टाइड, आई थिंक इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रोटीन अगर हमारे पास नेगेटिव है तो आप 0 नंबर देंगे। अगर RF जो है ना वो लो है, ठीक है, लो RF और CCP है तो 1 देंगे। अगर हाई रियोमाटाइड फैक्टर और CCP है, ठीक है, तो इसको हम कितने नंबर देंगे, इसको देंगे 2 नंबर और इसको देंगे 3, 0, 2 और 3। फिर वो कह रहा है अगर तो हमारे पास एक्यूट फेज है, नॉर्मल CRP और ESR है, ठीक है, नॉर्मल CRP और ESR अगर नॉर्मल है तो हमारे पास 0 नंबर है। अगर अब नॉर्मल CRP और ESR है, ठीक है, तो इसके अंदर हम इसको 1 मार्क्स देंगे। तो डेफिनेटली डायग्नोसिस अगर इन सारे स्कोरिंग को मैं मिलाऊं और मेरे पास ग्रेटर देन 6 आ जाए या इक्वल टू 6 आ जाए, तो मतलब ये रियोमाटाइड फैक्टर उसको बिल्कुल पॉजिटिव है। ठीक है, अब साइन में हमारे पास क्या है, रेडियल डेविएशन ऑफ द रिस्ट, ठीक है, और अल्लर डेविएशन ऑफ द फिंगर, रिस्ट की रेडियल डेविएशन और इसकी अल्लर डेविएशन फिंगर की, ये हमारे पास इसका है साइन। फिर श्वान नेक डिफॉर्मिटीज़, ठीक है, एक हमारे पास होती है स्वान नेक डिफॉर्मिटीज़। इसके अंदर क्या होता है, ये जो हमारे पास फिंगर्स है ना, प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंज, इसकी हाइपर एक्सटेंशन और डिस्टल की फ्लेक्शन हमारे पास यूं करके एक समाहान नेक से मिल जाती है, मैं अभी दिखाता हूँ। फिर हमारे पास कोक अप टो जो है ना, डॉर्सल सबलक्सेशन और मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट्स हमारे पास हो जाया करती है। तो इसके अंदर हमारे पास क्या रखे,
आप जो है ना वो इसके अंदर सीबीसी कर लोगे, एनीमिया मिलेगा। पॉजिटिव क्योंकि ये ऑटोम्यून है तो पॉजिटिव एएनए आपको मिल जाएगा, ठीक है। र्यूमाटाइड फैक्टर आपको पॉजिटिव मिल जाएगा, और साथ में जो है ना वो पॉजिटिव 70% में। और एंटी सीसीपी जो है ना वो एंटी सिट्रुलिनेटेड पेप्टाइड एंटीबॉडीज़, ठीक है। एंटी सीसीपी, ठीक है। एंटी सिट्रुलिनेटेड पेप्टाइड जो है ना वो हमारे पास सेंसिटिव होती है र्यूमाटाइड फैक्टर के लिए, और ये हायर जो है ना वो स्पेसिफिसिटी इसकी बहुत ज़्यादा हाई होती है, वो हमारे पास है। एक्सरे आप दी हैंड करवा लोगे, आपको पोली आर्टिकुलर बोन एरोजन डिफॉर्मिटीज़ मिल जाएंगी, वो आपको सारा का सारा पता चल जाएगा। लेकिन ये जो र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस है ना, इसकी कुछ एक्स्ट्रा आर्टिकुलर जॉइंट के अलावा भी इसकी इफेक्ट कहाँ कहाँ पे मिल सकते हैं? दिल के ऊपर, कार्डिक के ऊपर आपको मिल सकती हैं, अलॉन्ग विद सांस के ऊपर पल्मोनरीज के इफेक्ट हैं, अलॉन्ग विद न्यूरोलॉजिकल दिमाग के ऊपर है, अलॉन्ग विद रीनल हैं। फिर और इसकी आई के ऊपर ऑक्यूलर इन्वायरमेंट हमारे पास आ गई है, हेमाटोलॉजिकल इन्वायरमेंट हमारे पास आ जाती है, लिम्फेटिक इन्वायरमेंट आ जाती है, अलॉन्ग विद हमारे पास स्किन जो है ना इसकी भी इन्वॉल्वमेंट अमूमन देखी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि हमारे पास कार्डिक में कोरोनरी जो है ना वेस्कुलाइटिस जो है ना वो आपको मिल सकता है, ठीक है। पल्मोनरी के अंदर आपको कैप्लान सिंड्रोम, CAPLAN, कपलान सिंड्रोम, इसके अंदर बेसिकली क्या है, प्लूरल अफ्यूजन बहुत ज़्यादा कॉमन होती है, प्लूरल फाइब्रोसिस हो सकती है, लंग्स के नोड्यूल और न्यूमोकोनियोसिस जो है ना वो कॉमन हो सकती हैं। न्यूरोलॉजिकल में हमारे पास क्या रहा है, हम दिमाग के ऊपर हमारे पास इसके सर्वाइकल कॉर्ड की कंप्रेशन हमारे पास है, बस जॉइंट जो है ना वो हमारे पास यहाँ पे कॉर्ड की कंप्रेशन हमारे पास देखी गई है। रीनल के अंदर आप ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस लिख दो। ऑक्यूलर के अंदर हमारे पास केरेटो कंजक्टिवाइटिस सिक्का, ये क्या एमसीक्यू होता है, केरेटो कंजक्टिवाइटिस सिक्का जो है ना मतलब ड्राई आइज हमारे पास मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन है। साथ में स्क्लेरोमलेशिया भी हमारे पास हो सकता है, और कॉर्नियल जो है ना मेल्टिंग भी हमारे पास हो सकती है। अलॉन्ग विद हेमाटोलॉजिकल में उसको जो है ना वो एनीमिया वगैरह हो सकती है। यहाँ पे लिम्फेटिक में हमारे पास फेल्टी सिंड्रोम जो है ना, FELTY, फेल्टी सिंड्रोम आपको दिखा गया, जिसके अंदर र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस स्प्लीनो में गैली हो सकती है अलॉन्ग विद, ठीक है। वो सारे का सारा हमारे पास हो जाता है, ठीक है। फिर इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, र्यूमेटॉइड नोड्यूल्स जो है ना स्किन के ऊपर, र्यूमेटॉइड नोड्यूल्स आपको वो भी मिल जाया करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ट्रीटमेंट क्या है हमारे पास? ट्रीटमेंट में हमारे पास ड्रग्स ही मोस्टली आती हैं, जिसको वो ड्रग को नाम देता है। यहाँ पे मैं इसको ट्रीटमेंट को यहाँ पे लिखता हूँ ताकि इजीली हमारे पास है। डी मार्स, MARDS, डी मार्स बेसिकली क्या है, हमारे पास डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब ये बेसिकली क्या करती है, रोकती तो नहीं लेकिन प्रोग्रेशन को स्लो कर देती है जो रेमाटाइड में है, ठीक है। तो रेमाटाइड के अंदर ये बेसिकली उसकी प्रोग्रेशन को स्लो कर देगी। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि मिथोट्रेक्सेट जो है ना, ठीक है, मिथोट्रेक्सेट वो बेस्ट इनिशियल है जो इस स्टीराइडल के साथ हम इसको यूज़ कर लिया करते हैं, ठीक है। और ये कहता है कि 1 से 3 मंथ जो है ना वो लेते हैं इसके फर्दर जाने में। बाकी वो कह रहे हैं कि एनसिड नॉन स्टीराइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होगी, और हमारे पास जो स्टीराइड है वो थेरापी आप कर देंगे तो आपके पास काफ़ी हद तक जो है ना मिथोट्रेक्सेट बेस्ट इनिशियल डी मार्ड्स है, मतलब डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग है, ठीक है। और मिथोट्रेक्सेट एम से याद कर लो कि उसने जो रूमाटाइड में एम आ रहा है, इसके अंदर एम से याद कर लो, मिथोट्रेक्सेट मैंने याद किया हुआ है। 1 से 2 मंथ के अंदर, लेकिन इसकी साइड इफेक्ट ये है कि हेपेटोटॉक्सिसिटी हो सकती है, इसकी वजह से बोन मैरो सप्रेशन हो सकती है मिथोट्रेक्सेट की। इसके अलावा हम एंटी ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर, ठीक है, तो वो हम इसके अंदर दे सकती हैं, ठीक है। इसके अंदर हम हमारे पास जो है ना वो इन्फ्लिक्जीमैब वगैरह वो आ गया, मतलब ट्यूमर वाली जो ड्रग है, ठीक है। लेकिन वो देने से पहले कह रहा है हमेशा आपने टीबी को रूल आउट करना है। क्यों? कि ये जो इन्फ्लिक्जीमैब वगैरह है ये टीबी को फिर चेस्ट एक्सरे करके टीबी को रूल आउट कर लो, वरना ये टीबी को एक्टिवेट कर देगी अगर लेटेंट टीबी हुई। फिर सल्फासेलाजीन आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मतलब जो है ना कैंसर वाली ड्रग इसके अंदर मोस्टली वही आ रही है। साथ में आप इसके अंदर वो कह रहे हैं हम कौन सी यूज़ कर सकते हैं, हाइड्रोक्लोरोक्विनीन जो यूज़ कर मोनोथेरापी है हमारे पास। फिर हमारे पास पेंसिलामीन है, गोल्ड स्टैंडर्ड है। साथ में बायोलॉजिकल एजेंट्स के अंदर इंटरल्यूकिन 1 जिसे हम एन कायरा कह रहे हैं वो कर सकती हो, ठीक है। और रिटुक्सीमैब जो है ना वो यूज़ कर सकते हो। तो ये सिंपल सी बात है, कोई इसके अंदर नहीं है, लेकिन बस नाम अगर याद हो तो हमारे पास आ जाएगा। तो अगर मैं पूरी अगर कहानी र्यूमेटॉइड फैक्टर को करूँ, 30 से 50 साल का बंदा आता है, ठीक है। और 5 क्राइटेरियाज आपके पास फिल है जो भी मैंने बताए हैं। मॉर्निंग स्टिफनेस, स्मॉल जॉइंट्स, ठीक है, लेकिन सुबह के वक्त 1 घंटे से ज़्यादा। आर्थराइटिस ऑफ द 3 एरियाज, आर्थराइटिस ऑफ द हैंड,
ठीक है, और सिमेट्रिकल आर्थराइटिस होता है हमेशा। रियोमेटॉइड नोड्यूल RF फैक्टर पॉजिटिव और रेडियोलॉजिकल चेंजेस आपको मिल रही हैं, ठीक है, तो आपके पास आता है मल्टीपल सिमेट्रिकल जॉइंट, और इसके अंदर हमारे पास जो है ना वो स्वेलिंग हो सकती है, ठीक है, और स्टिफनेस जो है ना वो 1 से 2 घंटे तक रहती है। तो आपका मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस क्या होगा? रियोमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन में यही है कि क्लिनिकल क्राइटेरिया ESR, CRP, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, MRI वही सारी करवा लोगे। साथ में आप इसके अंदर जो है ना वो जॉइंट के अंदर जो है स्वेलिंग वो देखने के लिए आप उसका साइनोवियल फ्लूइड निकाल लोगे। सिंपल से ट्रीटमेंट में जनरल ट्रीटमेंट है, रेस्ट करो, ठीक है, और फिजियोथेरापी करो, एनसेड यूज़ करो, एनाल्जेसिया यूज़ करो, साथ में आप मीथोट्रिक्सेट लगा दो, रियोमेटॉइड में MR है, सल्फासेराजीन लगा दो, एंटी ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर लगा दो। सिंपल सी बात है, आपके पास सारे का सारा डायग्नोसिस कंप्लीट है। तो अल्लाह के फजल करम और शुक्र के साथ हमारा रियोमेटॉइड आर्थराइटिस भी हो गया है। अब हमारे पास आता है जी गाउटी आर्थराइटिस। तो गाउट का आपने नाम तो सुना ही होगा, FSC से ले कि अब तक आप इसको गाउट गाउट सुनते आ रहे हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा पहले गाउट को डिस्कशन करते हैं, इसके बाद गाउटी आर्थराइटिस के जो डायग्नोस्टिक फीचर है ना वो जल्दी से करके आप स्पीड पकड़ते हैं हम, ठीक है। जो हमारे पास होता है ना जी गाउटी आर्थराइटिस, तो गाउट बेसिकली क्या है? क्रिस्टल डेपोजिशन डिजीज़ है आपकी, ठीक है। मतलब इसके अंदर क्या होता है जी, क्रिस्टल जो है ना वो डिपॉजिट हो जाया करते हैं, और वो कौन से होते हैं? मोनोसोडियम यूरेट, ठीक है, मोनोसोडियम यूरेट हमारे पास क्रिस्टल जो है ना वो यहाँ पे मोस्टली आपके हो जाया करते हैं। MSU अमूमन इसको लिखा करते हैं, ठीक है। और मोस्ट कॉमन इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस है मैन के अंदर। अब इसके अंदर कौन कौन सी हो सकती हैं? एक हमारे पास हो सकता है जी प्राइमरी गाउट, ठीक है, और एक हमारे पास होता है जी सेकेंडरी गाउट, ठीक है। 90% केसेस के अंदर प्राइमरी गाउट्स होते हैं। मेटाबॉलिक डिफेक्ट होते हैं, यूरिक एसिड की इसके अंदर ओवर प्रोडक्शन हो जाती है, मतलब वो गोश्त खा रहा है या कुछ ऐसा मेटाबॉलिज्म चल रहा है कि यूरिक एसिड उसके अंदर टपाटप बनता जा रहा है, ठीक। अब इसके अंदर हमारे पास कह रहा है कि कौन सी वजह हो सकती है? इडियोपैथिक होती है, अमूमन पता नहीं होती, वरना फिर हमारे पास क्या होता है कि ख़ास एंजाइम जो है ना उसकी डेफिशिएंसी भी हो सकती है। हाइपोजेंथीन गुआनिन फास्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज, जिसे हम कहते हैं HGPRT, ठीक है। इस एंजाइम की जो है ना वो डेफिशिएंसी हो जाती है, तो अमूमन इसके बाद प्राइमरी आउट होता है। सेकेंडरी में हमारे पास क्या होता है? यूरिक एसिड एक तो ओवर प्रोडक्शन तो हो रहा है, लेकिन वजह कोई और है। हो सकता है उसको कोई बीमारी हो जिसके अंदर लिश-निहान सिंड्रोम आपने पढ़ा होगा, ठीक है। लिश-निहान सिंड्रोम के अंदर हमारे पास कंप्लीट HGRPT जो है ना वो हमारे पास डेफिशिएंसी हो रही थी। साथ में जो यूरिक एसिड मान रहा है उसकी एक्सक्रीशन ही नहीं हो रही। अगर यूरिक एसिड नॉर्मल मान रहा है लेकिन वो एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा, तो उसकी वजह से कामुलेशन हो रही है, तो ये हमारे पास होती है। रिस्क फैक्टर एजिंग है, मेल डोमिनेट है, ओबेसिटी है, हैवी अल्कोहल कंजप्शन है, ठीक है, और प्लाज्मा यूरेट क्रिस्टल ग्रेटर ग्रेटर देन 7 ग्राम/DL से ज़्यादा होते हैं, ठीक है, और हाइपर यूरिसीमिया हमारे पास यहाँ पे होता है। तो हमारे पास एक्यूट गाउट में मोनो आर्टिकुलर जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं, और यहाँ पे वो कह रहे हैं फर्स्ट मेटाकार्पोफ्लेंजल जॉइंट्स जो है ना वो मोस्टली इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो सिनेरियो आता है ना वो अक्यूट गाउटी आर्थराइटिस से रिलेटेड आता है। तो आपको पिक करने के लिए मैं कुछ तरीका बता देता हूँ। एक्यूट जो गाउटी आर्थराइटिस है, इसके लिए मैंने निमोनिक याद किया कि गोट जो है ना बकरी, ठीक है, बकरी गोश्त से रिलेटेड है, वो खाने से यूरिक एसिड लेवल ज़्यादा हो जाता है। जो लोग ईद के ऊपर अमूमन गोश्त बहुत ज़्यादा खा लिया करते हैं, तो बकरी का जो खुर है, तो खुर के अंदर क्या, खुर जो होता है उसका पाँव होता है, ठीक है, उसके अंदर क्या है? फर्स्ट मेटा टार्सोफेलेंजियल जॉइंट, ठीक है, ये इन्वॉल्व हो रहा है। तो अमूमन मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये मेरा जो टांग का फर्स्ट मेटाटार्सल फेलेंजियल जॉइंट है, अंगूठा जो है, तो वो बेसिकली इन्वॉल्व हो आपके पास, और यहाँ पे मोस्टली मेल इन्वॉल्व होते हैं। और हमारे पास एक उसने लफ्ज़ लिखा हुआ पोडेग्रा, PODAGR है। पोडेग्रा मतलब हमारे पास स्वेलिंग, एरिथीमा और इंटेंस टेंडरनेस है दी फर्स्ट मैटर। अगर मेरा ये जो अंगूठा है यहाँ पे स्वेलिंग हो जाए, एरिथीमा हो जाए, हमारे पास सारे का सारा, ठीक है, सूजा हुआ हो, आपको नज़र आ रहा है, सुरख हुआ हो, और ये इन्वॉल्व कौन सा है? फर्स्ट मेटाटार्सोफिलेंजियल जॉइंट हमारे पास इन्वॉल्व है। तो मतलब ये गाउटी आर्थराइटिस के अंदर हमारे पास आ जाएगा। अदर में वो कह रहा है कि हमारे पास टॉर्सल जॉइंट और नी भी इन्वॉल्व होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा कॉमन जो अंगूठे वाला जो है ना वो पाँव का अंगूठा जो है ना वो यहाँ पे, तो बकरी का जो पाँव का अंगूठा है वो इन्वॉल्व है, तो वो हमारे पास एक्यूट गाउटी आर्थराइटिस, गोट से गाउटी याद किया हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि क्रिस्टल यहाँ पे कैल्शियम फास्फोरेट, ठीक है,
वो ये जो हमारे पास मोनोमाइन यूरिएट क्रिस्टल है ना, वो हमारे पास अक्यूट भी हो सकता है, क्रोनिक भी हो सकता है। अक्यूट के अंदर हमारे पास जो है ना वो जो न्यूट्रोफिल है लेवल, जहाँ पे इन्फ्लामेशन होगी वहाँ पे न्यूट्रोफिल तो आएंगे, वो होगा। क्रोनिक के अंदर हमारे पास क्या रहेगा, हमारे पास जो है ना क्रिस्टल जो है ना वो ओवरलोडेड हुए होते हैं, ठीक है। ऐसे पेशेंट का जब आप यूरिक एसिड चेक करोगे, वो आपको जो है ना वो बढ़ा हुआ मिला होता है, ठीक है। प्लेन रेडियोग्राफ में आपके अक्यूट गाउट ज़्यादा जल्दी नज़र नहीं आता। क्रोनिक वाले के अंदर आपको जो है ना वो पंच्ड आउट रीजन्स जो है ना वो आपको मिल जाया करती हैं, जिस तरह पंचिंग हुई होती है ना, पंच आउट रीजन्स, तो वहाँ पे आपको क्रोनिक वाले केस में आपको मिल जाता है। क्योंकि वो यूरिक एसिड जो अगर अक्यूट होगा तो वो फ़ौरन फ़ौरन नज़र नहीं आता। क्रोनिक वाले केस में आपको जो है ना वो ऐसा ऐसा क्रिस्टल बनते 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 वहाँ पे हमारे पास जो पंच आउट रीजन मिलती है विद हाइपरट्रॉफिक कैल्सीफाइड आपको ओवर हैगिंग एज मिल रहे हैं। इसे हम कहते हैं हमारे पास ये मार्टल साइन, MARTEL, मार्टल साइन, ठीक है। वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। बाकी ESR CRP रे देखोगे तो वो रेज होगा। यूरिया क्रेटिनिन देखोगे वो भी आपके पास डी रेंज होगा, अगर रीनल इन्वॉल्वमेंट हमारे पास गाउट के अंदर मिल रही है। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसकी आप ट्रीटमेंट क्या करोगे? जो जो इस ट्रीटमेंट में भी यही है कि आप पहले हिस्ट्री लोगे, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करोगे, ठीक है। फिर जनरल इन्वेस्टिगेशन में आप क्या करोगे, स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन में जनरल में आप क्या करोगे, सबसे पहले जो इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन है ग्लूकोकॉर्टिकल स्टीराइडल, ये जो शुएब अख्तर जिस तरह लगाया करते थे ना स्टीराइडल इंजेक्शन, तो वैसे ही आपने जो है ना वो उसके अंगूठे के जो जहाँ पे वहाँ पे इंट्रा आर्टिकुलर स्टीराइडल इंजेक्शन है। जनरल में वही CBC लेटर वो तो करवा लिया ना आपने, साथ साथ में पेन रिलीव करवा दिया आपने। उसके बाद आपने एस्पायरेशन और इंट्रा वहाँ से फ्लूइड को एक्सपायर करके इसको एनालाइज, और साथ में ही आपने ग्लूकोकार्टिकाइड का इंजेक्शन दे देना है, ठीक है। अब आप साथ में अर्ली मोबिलाइजेशन जो है ना वो आप इसके अंदर करोगे। साथ में आप लोकल आइस पैक जो है ना वो आप इसके अंदर बर्फ़ जो है ना आइस पैक, वो उससे टकोर करवाओगे तो काफ़ी हद तक अक्यूटली जो है ना वो आपका ठीक हो जाएगा। साथ में आप क्या करोगे, ओरल नॉन स्टीराइडल एनसिड, ये आप जोड़ों के दर्द के लिए आपने इंडोमेथासिन या डेक्लोफेन, ठीक है, इंडोमेथासिन या डेक्लोफेन आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हो। प्रेडनिसलोन जो है ना स्टीराइडल ड्रग, वो आप इसके अंदर यूज़ करोगे, ठीक है। मिथाइल प्रेडनिसलोन अमूमन जो है ना वो रिकमेंड की जाती है, ठीक है। प्रोफिलैक्टिकली में डाइटरी एडवाइस में वो कह रहा है हम इसके अंदर जो है ना वो जो अवॉइड करेंगे अल्कोहल को, सॉफ्ट ड्रिंक को, मीट को, ठीक है, शेल फिश को, ठीक है। और इसके अलावा बीटा ब्लॉकर देंगे, एस इनहिबिटर देंगे, लूप डायूरेटिक्स, ये सारे अवॉइड करने हैं आपने, ठीक है। और साथ में मेडिकल थेरापी के अंदर जेंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर जो है ना, जिसके अंदर हमारे पास क्या आती है, एलोप्यूरानोल। अमूमन आपने इसके जो है ना वो दवाई का नाम सुना होगा, एलोप्यूरा मुख्तलिफ ब्रांड से आती है, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, ठीक है। फेबुक्से फेब्यूक्से फेब्यूक्सोस्टैट, सॉरी, ठीक है, फेब्यूक्सोस्टैट, ये वाली या एलोप्यूराडोल, ये आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। प्रोबनिसिड आप जो है ना वो इसके अंदर यूज़ कर, प्रोबनिसिड वो यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा और क्या है, बस ठीक है। बाकी हमारे पास जो है ना वो कुछ कह रहा है कि एंटी हाइपरटेंसिव भी हम लोसार्टन जिसके अंदर होती है ना वो आप यूज़ कर सकते हैं, ताकि वो यूरिक एसिड जल्दी एक्सक्रीट हो जाए। तो ये हमारे पास जो है ना एक जनरल सा ओवरव्यू है जो हमने गाउटी आर्थराइटिस के लिए। फर्स्ट मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट पूरे के पूरे को अगर मैं करूँ, ठीक है, साथ में वो जो गाउट है उसके अंदर जो जॉइंट है वो और पोटेग्रा साइन जो है ना आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो बकरी का जो है ना वो उसका हमने क्या करना है, पोटेग्रा मतलब उसका शोरबा वगैरह बना लेना है, तो वहाँ से पोटेग्रा वहीं से मैंने याद किया हुआ था। बस ये अक्यूट गाउटी इतना काफ़ी है आई थिंक। फिर ज़्यादा लंबा जाने को तो फिर बंदा बहुत लंबा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है सेप्टिक आर्थराइटिस। तो सेप्टिक आर्थराइटिस में नाम में ही काम है, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं है। टू दी पॉइंट के अमूमन आता है कि बाबा आता है एक एमरजेंसी के अंदर, ठीक है। तो सेप्टिक आर्थराइटिस में अमूमन जो है ना वो एमरजेंसी के अंदर कोई भी बूढ़ा बाबा आएगा, ठीक है। वो क्या कहेगा, पेन और स्वेलिंग राइट जॉइंट को, वो चीखता हुआ आएगा कि उसके जो है ना वो किसी भी राइट या लेफ्ट जॉइंट के अंदर जो है ना वो उसको पेन है, अलॉन्ग विद हाई ग्रेड फीवर, बहुत तेज़ उसको जो है ना वो बुखार होगा। तो बुखार की वजह से सेप्सिस हुई है, तो सेप्टिक आर्थराइटिस इसके साथ ये सिनेरियो होगा। एग्जामिनेशन में जॉइंट जब देखोगे तो स्वेलन, गर्म और टेंडर आपको जॉइंट मिल जाएगा। देयर इज़ नो हिस्ट्री ऑफ ट्रोमा, कोई हिस्ट्री नहीं है बाकी से, तो आपका पक्का डायग्नोसिस जाएगा सेप्टिक आर्थराइटिस, मतलब हाई ग्रेड फीवर और जॉइंट है, स्वेलन है, रेड है, टेंडर है, सारे का सारा। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, इंपॉर्टेंट में ब्लड एग्जामिनेशन करोगे, ठीक है। और हमारे पास कल्चर करोगे, आपको ल्यूकोसाइटोसिस मिल जाएगा, ठीक है। और साथ में आप जॉइंट की जो फ्लूइड है उसको देखोगे तो वो आपको सारे का सारा जो है ना वो टर्बिड मिल जाएगा, ठीक है। या ब्लड स्टेन साइनोवियल फ्लूइड जो है ना इसके अंदर दिखा गया कि वहाँ पे आपको ब्लडी ब्लडी सा जो है ना वो मिल जाएगा। जॉइंट फ्लूइड का कल्चर कराओगे तो वहाँ पे आपको स्टेफ ओरियस,
ईजी हो गया। सेप्टिक के अंदर स्टेफ ओरियस आपको सारे का सारा मिल जाएगा, ठीक है। गोल्ड स्टैंडर्ड है ये अडल्ट के अंदर। साथ में कह रहा है कि हम ईएसआर और सीआरपी देखेंगे, वो क्या होगा, वो रेज्ड होंगे। सिंपल सी बात है। साथ में आप प्लेन रेडियोग्राफ कर लोगे, और इवन आप अगर जेनिटल ट्रैक उसका कल्चर, अमूमन जिनको जेनिटल ट्रैक का इन्फेक्शन होता है उनके अंदर देखा कि सेप्सिस हो जाती है, तो जेनिटल ट्रैक के लिए आप गोनोकोकस का जो है वो कल्चर करवा लोगे आपके पास। ट्रीटमेंट क्या करोगे सेप्टिक के, क्योंकि ये सर्जिकल एमरजेंसी, हॉस्पिटल में एडमिट करो, रिसेसिटेट करो। सर्जिकल थेरापी में आप प्रॉम्प्ट सर्जिकल ड्रेनेज, जो भी आपका वहाँ पे फ्लूइड है, ठीक है, वहाँ से उसको आपने ड्रेन करना है। साथ में आप फ्लूऑक्सेसिलिन जो है ना वो, या क्लिंडामाइसिन या वेनकोमाइसिन या जेंटामाइसिन, ठीक है, एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट आपने इसके अंदर हमेशा शुरू करवा देनी है इनिशियल में। साथ में दर्द के लिए आईवी एनाल्जेसिक दे दो, आइस पैक दे दो, सिंपल सी बात है। और अरेंज करो फिजियोथेरापी, उसको फिजियोथेरापी रिकमेंड करो। उसका बुखार ठीक तो सारी चीज़ें ठीक, एंटीबायोटिक दे दो, जरासीम मार दो, आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास कभी कभी इस तरह था कि, या फिर अगर सेकंड डे ऑफ दी ऑपरेशन, ऑपरेशन हुआ है उसके 2-3 दिन बाद जो है ना उसने हिस्टेक्टमी करवाई है सपोज, उसके बाद जो है ना उसके जॉइंट के अंदर अक्यूट पेन होना शुरू हो गई है। तो इसके अंदर हमारे पास कभी कभार वो ऑपरेशन थिएटर के अंदर कोई इन्फेक्शन हुआ जिससे उसको सेप्सिस हो, उसके साथ में बुखार था, हाई ग्रेड फीवर था, साथ में उसको टेंडर स्वेलन जॉइंट था, तो आपके पास सिंपल यही आ जाएगा, ठीक है। सब ठीक, बस इतना काफ़ी है आपके पास, और इसमें नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, एंड भी हम बुक से भी देख लेंगे। ये जो एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है यार, तुम तो बंद हो, ये मैंने ब्लोर चलाया हुआ असल में। एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बेसिकली टाइप ऑफ आर्थराइटिस है जो कि इन्फ्लामेशन करता है जॉइंट एंड लिगामेंट ऑफ द स्पाइन। स्पॉन्डिलाइटिस से शुरू हो रहा है ना, तो स्पाइन के अंदर जो है ना मोस्टली आपके सारे का सारा इन्वॉल्वमेंट होगी। मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये देखो, ठीक है, तो यहाँ पे स्पाइन के अंदर जो भी, और इसके अंदर जो करेक्टरिस्टिक हमारे पास होती है ना, ठीक है, वो हमारे पास यूजली मेल हमारे पास आते हैं 20 से 30 साल के, ठीक है, 20 से 30 ईयर्स के हमारे पास मेल आते हैं। और इन्फ्लामेटरी लोअर बैक पेन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्पाइन में हमारे पास लोअर बैक पेन हमारे पास जो है ना, इसकी क्लिनिकल प्रेजेंट पेन जो है ना, वही पेन जो बैक की है वो रेडिएट कर रही है उसकी बटक की तरफ और ग्रोइन की तरफ, ठीक है। तो वो हमारे पास रेडिएट करे बटक्स, ग्रोइन और वहाँ पे थाई की तरफ, उसकी टिक टांगों की तरफ। कमर से शुरू होती है और वहाँ पे वो बटक्स और थाई की तरफ जो है ना वो रेडिएट करना शुरू कर देती है, ठीक है। साथ में कह रहे हैं कि ये मोस्टली रात के वक्त होती है, तो नॉक्चुरल जो है वो इसके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, नॉक्चुरल हमारे पास एक्जर्बेशन होती है। और साथ में अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस होती है। और वो कह रहे हैं जब मैं काम करता हूँ ये ठीक हो जाती है, तो वर्किंग एक्टिविटी के साथ वो ठीक हो जाती है। ये सीधा सीधा केस है हमारे पास एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का, ठीक है। और इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, HLA-B27, ठीक है, पॉजिटिव होता है। बस ये बात आप याद आ गई तुम्हारे पास, ठीक है। पेशेंट आता है कोई 18 साल का, ठीक है, ओल्ड बॉय, वो कहता है लोअर बैक पेन है, रेडिएट कर रही है बैक की और वही थाई की तरफ जा रही है, और ये स्टिफनेस एसोसिएटेड होती है मोर देन 1.5 आवर। और वो कहता है कि रात के वक्त इतनी तेज़ होती है कि मैं सो नहीं पाता, और भी ये सुबह जब मैं काम पे जाता हूँ तो ये ठीक हो जाती है, पता नहीं इससे क्या मुसीबत है। इसको हम कहते हैं एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ऑफ दी लंबर स्पाइन। तो इसके अंदर आप इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे, सिंपल एक्सरे करवा लो, ठीक है। तो एक्सरे आप करवाएंगे तो आपको जो फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन एक्सरे लंबर स्पाइन का करवा लो और सैक्रो इलिक जॉइंट का करवा लो। तो लिगामेंट और जॉइंट हमारे पास इन्वॉल्व है ना, ठीक है। तो जब आप लंबर स्पाइन का करवाओगे तो वहाँ पे आपको मार्जिनल सेंडो मोफाइट्स, मतलब बम्बो स्पाइन, आपको जिस तरह बांस होता है ना बम्बो स्पाइन, इस तरह की आपको इसकी टिपिकल निशानी है अनकाइलोजिक स्पॉन्डिलाइटिस की, ये होगी। और सैक्रो इलिक जॉइंट के अंदर लॉस ऑफ कॉस्टल मार्जिन मिलेगा। साथ में आप एमआरआई करवा लो लंबर स्पाइन की, ठीक है। डेक्सा स्कैन करवा लो, फ्रैक्चर तो नहीं है वहाँ पे। ईएसआर सीआरपी देखोगे वो रेज्ड होंगे, ठीक है। और एक्स्ट्रा आर्टिकुलर में वो कह रहा है कि हमारे पास यूवीआइटिस हो सकता है आंखों का, प्रोस्टाइटिस प्रोस्टेट की इन्फ्लामेशन हो सकती है, आईबीडी इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ हो सकती है, या साथ में ओस्टियोप्रोसिस हो गया, सोरियासिस हो गया, या फिर एनीमिया के साथ वो आ सकता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, आप HLA-B27 जो है ना वो आप इसका करवा लोगे तो वो अगर पॉजिटिव आपको मिल गया तो पक्का है कि हमारे पास एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, और इसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं आती। नेक्स्ट हमारे पास है जी जॉइंट सेल आर्थराइटिस। जो नेक्स्ट मैंने इंपॉर्टेंट देखा हुआ है वो हमारे पास है जी जॉइंट सेल आर्थराइटिस। मतलब जो आर्टरीज है ना, सर्टेन आर्टरीज जो टेम्पल्स के पास होती हैं, टेम्पोरल बोन के पास, उनके अंदर इन्फ्लामेशन है, ठीक है। इसके अंदर हेड पेन है, टेंडरनेस है, और इस तरह की सारी जो है दोनों साइडों के ऊपर, ठीक है। इसमें जॉइंट सेल मतलब आर्टरीज के अंदर अगर कोई किसी ने कुछ भी छोड़ना है ना तो कोई चीज़ ना छोड़े तो सिर्फ ये वाला कार्य है जॉइंट सेल आर्थराइटिस। हेडिक, लोकलाइज टेम्पोरल या ऑक्सीपिटल रीजन के ऊपर आपको सर दर्द होगी, ठीक है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये हमने 1 आवर वाली वीडियो में इतना ही बताना होता है, ठीक है। हेडेक, और हमारे पास जो
होती है ना ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल रीजन के ऊपर, ठीक है, टेम्पोरल प्लस ऑक्सीपिटल रीजन के ऊपर उसको हेडेक और सर दर्द होती है। साथ में उसको जो है ना वो जा के ऊपर, वो कह रहा है च्युइंग के ऊपर ये बात करते हुए, ठीक है, चबाने के ऊपर या फिर कोई टाक करते हुए उसको शदीद किस्म की दर्द होती है। साथ में उसको विजुअल डिस्टर्बेंसेस भी होती हैं, देखने में उसको मसला होता है, ब्लाइंडनेस इन दी वन आई इवन हो सकती है, इतनी ज़्यादा जो है ना वो हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है कि सिम्टम में वेट लॉस है, फटीग, और इसके अंदर ना नाइट स्वेट्स वो सारे के सारे आ जाया करती हैं। लेकिन इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना। आपके पास आता है पेशेंट कोई अमूमन 75 साल का, ठीक है, वो कहता है कि उसको सवेयर हेडेक है, यार तुम तो बात दो, ठीक है, सवेयर हेडेक है 2 वीक से, ठीक है, और वो हिस्ट्री देता है फटीग की और 2 kg वेट लॉस है। हमें टीबी की तरफ जा रहा है, लेकिन वहाँ पे आगे सुनो। वो कह रहा है टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल लोब में जो है ना वो पेन है उसको, तो आप कान पट्टियाँ उसकी चेक करो, ठीक है। और वहाँ पे वो कह रहा है कि जो च्युइंग करता है, खाना खाता है या बात करता है, तो ये पेन वर्सन हो जाती है, तो टेम्पोरल वेसल इन्वॉल्व हो रही है, तो जॉइंट सेल आर्टराइटिस का केस है। सिंपल सी बात है, ठीक है। इसमें ब्लाइंडनेस सबसे बड़ी जो है ना वो है कि हमारे पास जो है ना इसके अंदर अंधा होने का चांसेस बहुत जाता है। तो आप इन्वेस्टिगेशन करें, ब्लड सीबीसी, ठीक है, सीबीसी करा के नार्मोसिटिक नार्मोक्रोमिक एनीमिया मिलेगा, ईएसआर सीआरपी देखोगे वो हाई होगा, रेज्ड होगा। अल्ट्रासाउंड ऑफ द टेम्पोरल आर्टरी करोगे, यहाँ पे आपको हेलो साइन जो है ना वो मिल जाएगा, हालो साइन जो भी है ये आपको जॉइंट सेल आर्टराइटिस के अंदर मिल जाता है। और फिर आप इसके अंदर ना पेट स्कैन करवा लोगे, ठीक है, और टेम्पोरल आर्टरी की बायोप्सी करवा लोगे, आपको पता चल जाएगा कि ये जॉइंट सेल आर्टराइटिस का पक्का पक्का केस है। तो मोस्ट कॉमनली आपकी जो सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी वो इन्वॉल्व होती हैं अलॉन्ग विद ऑप्थेल्मिक आर्टरीज, वो हमारे पास निभाते हैं। टेम्पोरल आर्टरी, हेडिक, ऑप्थेल्मिक आर्टरी या फेशियल आर्टरी, ये भी हमारे पास जुलाग क्लॉडिकेशन और वो सारी की सारी बातें आपके पास मैंने बता दी हैं। ईएसआर सीआरपी रेस होती है, ठीक है, और ये प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स करती है स्टीराइड के ऊपर। तो आप टेम्पोरल आर्टरी की बायोप्सी ले लोगे तो आपके पास बहुत अच्छा डायग्नोसिस मिल जाएगा, ठीक है। और बस यही बातें आई थिंक मोर देन इनफ है। लास्ट में हमारे पास सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोमाटोसिस, SLE। ये तो यार आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, अब मेरे ख्याल में इसके ऊपर ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो कह रहा है कि एक तो मेलर रैश, ठीक है, बटरफ्लाई मेलर रैश, चीक्स के ऊपर जो है ना मेलर के ऊपर उसके आपको बटरफ्लाई यूं करके रैश आपको मिल जाते हैं, देखे होंगे सबने, ठीक है। अगर आपने डर्मा की वार्ड अटेंड की तो कोई ना कोई SLE का पेशेंट आया ही होता है, मैंने लाइव देखे हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट रैश, फोटो सेंसिटिविटी, सूरज में जाता है, ओरल अल्सर, मुंह में छाले, आर्थराइटिस होगा हड्डियों में, मैंने कहा ना ये घूमते रहते हैं पूरे अस्पताल में बेचारे को, कोई कभी रीनल डिसऑर्डर होगा, कभी गुर्दों वाले के बाद, न्यूरोलॉजिकल में हमारे पास सीयर्स होंगे, साइकोसिस होगा, हिमाटोलॉजिकल में उसको एनीमिया होगा, ठीक है, लिम्फोसाइटोपिनिया होगा, एंटी फास्फोलिपिड एंटीबॉडीज जिसके अंदर पॉजिटिव होंगे, और एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी ANA जो है ना वो पॉजिटिव होती है। बस सिंपल सी बात है, इसके अंदर यही याद रखने वाली है। अब आपके पास आता है जी 28 साल है जो ना फीमेल मोस्टली आती है, स्वेलिंग होती है और ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, ठीक है, एक्सपोजर टू कोल्ड, कोल्ड के ऊपर जो है ना वो उसको जो है ना वो ब्लूइश स्किन होगी। चलो ये भी अब इसके अंदर वो कहता है इन्वेस्टिगेशन हमने की तो हीमोग्लोबिन उसका कम था, HB8 आ गया, ठीक है। और इसके अंदर वो कह रहा है कि साथ में प्लेटलेट देखे तो वो भी आपके 90,000 के करीब थे, और ANA DSDNA जो है ना एंटीबॉडीज़ वो स्ट्रांगली पॉजिटिव है। तो आंटी से याद कर लो, ठीक है, एंटी DSDNA, DSDNA, ये हमारे पास उसकी जो पॉजिटिव है ना, तो पक्का केस है हमारे पास SLE का, ठीक है। बाकी वो कह रहे हैं कि आप इसका क्लिनिकल साइन क्या क्या करोगे, मेलर बटरफ्लाई रैश, डिस्टिकॉइड रैश, फोटो सेंसिटिविटी, मतलब चीक से शुरू हो जो गाल से मुंह पे आओ, ओरल अल्सर, ऊपर सूरज मारो फोटो सेंसिटिविटी आ जाएगी, ठीक है, नॉन ओरोजिव आर्थराइटिस आ जाएगा, रीनल डिसऑर्डर आ जाएगी, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर आ जाएंगे, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़ वो सारे की सारी इसके अंदर हमारे पास आ जाएंगी, ठीक है। तो ये इजी हो गया आपके लिए। अब यहाँ पे वो कह रहा है हमारे पास जो है ना डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशन में क्या है, अगर इसको ट्रीट ना किया तो इवन ये यहाँ पे ना नॉन इन्फेक्टिव एंडोकार्टाइटिस और माइट्रल लैब वाल्व जो है ना इसकी हमारे पास जो है ना वो सारी की सारी जो प्रोलैप्स होने की वजह से एंडोआर्टाइटिस की वजह से जो है ना एंडोकार्डाइटिस की वजह से स्ट्रोक हमारे पास हो सकता है ऐसे मरीज़ को। तो SLE के पेशेंट मोस्टली स्ट्रोक की वजह से मर जाया करते हैं। तो आपने इनके अंदर क्या करना है, अमूमन इनकी ट्रीटमेंट बस यही चलती है कि सिम्टोमेटिकली ग्लूकोकार्टिकॉइड्स देते रहो, ठीक है, अलॉन्ग विद साइक्लोफॉस्फामाइड देते रहो, और साथ में वारफेरिन थेरापी चलाते रहो। तो ये चलते रहती हैं, फिर बेचारे मर जाया करते हैं, ज़्यादा देर जिंदा नहीं रहती, क्योंकि इसके अंदर इतनी ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं, बंदा किस किस को ट्रीट करता, एक को ट्रीट करते हैं दूसरी आ जाती है, दूसरी को तीसरी, बेचारे अस्पताल में घूमते ही रहते हैं रोज़ बरोज़ रोज़ बरोज़, ठीक है।
तो कभी इनके बाल चाट एलोपेशिया का शिकार हो रहे होते हैं, ओरल अल्सर के साथ आ रहे थे, कुछ खा पी भी नहीं पाते, अमूमन ये जल्दी मर जाया करते हैं बेचारे, ज़्यादा देर नहीं होती। ठीक है, एंटी डी एस डी एन ए बस आपने याद रखना है, ई एन ए एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, ई एन एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी और एंटी डी एस डी एन ए। ठीक है, ये आपने इसके अंदर याद रखना है, बस आपके पास काफ़ी है ये बातें आई थिंक इसके मुतालिक। फिर है हमारे पास सिस्टेमिक स्क्लीरोसिस के बारे में एक बात उसने की हुई है, इसको हम स्क्लेरोडर्मा भी कहते हैं। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, शाइनी स्किन होती है, डीजनरेशन ऑफ द डिजिटल स्किन जो है ना वो सारे के सारे हमारे पास होती हैं। ठीक है, और इसके अंदर आपको जो है ना वो बीक लाइज नोज जो है ना वो फेशियल चेंजेस के ऊपर मिलता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जी सिस्टेमिक स्क्लीरोसिस में इसकी देखो बीक लाइक हमारे पास आ रही है आपको फेशियल चेंजेस के ऊपर, माइक्रोस्टोमिया, बीक लाइक नोज, हैंड चेंजेस के ऊपर टाइट स्किन होती है डिस्टल के ऊपर, देख रहे हो टाइट स्किन आपको मिल रही है, एल्बो के ऊपर नॉन पिटिंग एडिमा मिल रहा है। ठीक है, देख रहे हो कितने वो सूजे हुए हैं, लेकिन ये पिटिंग नॉन नॉन पिटिंग एडिमा है। ठीक है, साथ में कह रहे हैं कि वो हमारे पास फिंगर की जो है ना वो कंट्रेक्चर से बने हुए होते हैं, यहाँ भी देख रहे हो फिंगर के ऊपर कंट्रेक्चर आपको सारे के सारे मिल रहे हैं। नीज़ के ऊपर देख रहे हो, यहाँ पर नाइट फेनोमिना मतलब वो नीली हो रही हैं वो सारी की सारी आपको, ये है हमारे पास सिस्टेमिक स्क्लीरोसिस की पक्की पक्की निशानी। वो कहता है कि 45 ईयर ओल्ड फीमेल आती है, लॉन्ग हिस्ट्री, उसको नबनेस है, पिन और नीडल जो है ना इन हर हैंड के अंदर, हाथों के ऊपर सुइयाँ उसको चुभ रही होती हैं। ठीक है, और वो विंटर के अंदर जब वो वॉश करती है हैंड को, मज़ीद ये वर्सन हो जाती है और अनएबल टू फुली एक्सटेंड नहीं कर पा रही अपनी वो जो सारी की सारी हैं। ठीक है, साथ में वगैरह के वहाँ पे नॉन पिटी का डीमा है, शाइनी स्किन आ रही है और स्किन क्रीजेज जो है वो ख़त्म हो रही है, और वहाँ पे इसका जो नोज़ है वो बीक्ड है, जिस तरह चूंच होती है वैसे आपको नोज़ मिल रहा है, तो पक्की निशानी है सिस्टेमिक स्क्लीरोसिस की, जिसको हम स्क्लेरोडर्मा भी कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे उसने बुक के अंदर मजीद लिखा हुआ है कि यहाँ पे मास्क लाइक फेस होता है, ड्राई क्वाइस स्किन होती है। ठीक है, टेलेंजेक्टेजिया हो गया, एथरेल्जिया हो गया, वो सारी की सारी। तो इसके अंदर सीरोलॉजी में आप देखोगे तो ए एन ए एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, ए एन ए ये हमारे पास पॉजिटिव होगी। एंटी बाकी और क्या है, एंटी सेंट्रोमेयर जो है ना वो भी आपको दिख जाएगा। ठीक है, ड्रग ऑफ चॉइस में हमारे पास आ जाती है। ठीक है, बाकी मेडिकेशन में एस इनहिबिटर, अगर रीनल कम्प्लिकेशन है तो आप एस इनहिबिटर या ए आर बीज जो है ना वो आप दे दोगे तो आपके पास मोर और लेस ये हो जाता है। अगर इतने टॉपिक कर लोगे तो आपका र्यूमेटोलॉजी मोर और लेस हो जाएगा। बाकी जो रह गए हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। र्यूमेटॉइड भी हमारा हो गया। ठीक है, जोविनाइल में हमारे पास जो है ना वो जवानी के अंदर अगर हमारे पास र्यूमेटाइड आर्थराइटिस हो गया, 6 हफ्ते के मिनिमम ड्यूरेशन उसका आ रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर उसको जोविनाइल कहते हैं। बाकी हमारे पास एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हमने देख ली, इसका यूक्यू है, सैक्रोइलिक जॉइंट और स्पाइन इन्वॉल्व होता है, मेल इन्वॉल्व होता है। यहाँ पे वो कह रहे हैं हमारे पास जो है ना वो आई पेन इन्वॉल्व है, इंसीडियस ऑनसेट है, पेन नाइट रात के वक्त, मैंने कहा ना एनकाइलोजिंग स्पॉन्ड है, उसके कमर के अंदर दर्द होना चाहिए और वो मॉर्निंग स्टिफनेस होती है, वो इंप्रूव कर जाती है वर्क करने से। तो हमारे पास ये एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब इसके अंदर उसको हम कहते हैं कि स्विमिंग जो है ना वो आप एक्सरसाइज करो तो आपके पास HLA-B27 इसके अंदर पॉजिटिव था, मैंने बता दिया, यहाँ पे लिखा भी था मैंने कहीं पे। ठीक है, इनका ये HLA-B27 इसके एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का, स्विमिंग एक्सरसाइज करो, एंटी TNF फैक्टर दे दो और डी मार्च जो है ना मेथोट्रिक सीड वगैरह इसको देके तो ठीक हो जाएगा। ठीक है, बाकी हमारे पास और ज़्यादा इसके करने की ज़रूरत नहीं है। गाउट में मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल का मैंने बता दिया आपको, ये बातें यूरिक एसिड ओवर प्रोडक्शन, लिशनिहान सिंड्रोम के बारे में बता दिया, ओबेसिटी अल्कोहल वगैरह से उसको बचा देना है। ठीक है, बाकी यहाँ पे एक्यूट है, यहाँ पे क्लचिसिन हमारे पास ये जिसको जो, लेकिन उसकी वजह से नोजिया वोमिटिंग हो जाती है। हमारे पास अल्टरनेटिव अगर किसी को एनसिल नहीं देनी तो उसके अंदर ये इसके अंदर दे सकते हैं। ठीक है, कैल्शियम पायरोफॉस्फेट डायूरेट डेपोजिशन भी होती है, जिसको हम कहते हैं सूडो, इसके अंदर यूरिक एसिड नहीं होती लेकिन कैल्शियम पायरोफॉस्फेट डाईहाइड्रेट डेपोजिशन हो जाती है। एडियोपैथिक है, इसके अंदर मेटाबॉलिक हीमोक्रोमाटोसिस, हाइपर पैराथायराइडिज्म या हाइपोमैग्नीसीमिया हमारे पास आ जाती है। तो ये सीडोगार्ड ये कि अक्यूट इन्फ्लामेटरी आर्थरोपैथी दैट रिजेंबल अक्यूट गाउट, मिलती है अक्यूट गाउट की तरह, लेकिन इसके अंदर हमारे पास दूसरी सारी चीज़ें जो है ना वो आ जाती हैं। ठीक है, इसके अंदर नी मोस्टली इन्वॉल्व होती है, गाउट के अंदर बिग टू इन्वॉल्व होता है, सूडो गाउट में नी मोर इन्वॉल्व होती है। ठीक है, बाकी इसके अंदर एनसाइड वगैरह भी दे, सेप्टिक आर्थराइटिस में उसको बुखार होगा, उसके साथ जो है ना इमरजेंसी के अंदर वो आता है बाबा। ठीक है, बैक्टीरिया में हेमाटोलॉजी, आप इसके अंदर क्या नी हिप रिस्ट बहुत सारे देखेंगे, और इसके अंदर स्टेफ और ये सबसे कॉमन है, मैंने बता दिया आपको। ठीक है, ESR CRP रेज होता है, और वो इसके अंदर आप एंटीबायोटिक जो है ना वो आप ट्रीटमेंट दोगे तो आपके पास बंदा यहाँ पे मैंने बता दिया ठीक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑस्टियोआर्थराइटिस रह गई, ये बेसिकली क्या है,
यहाँ पे इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन ऑफ बोन, अगर हड्डी का है हमारे पास इन्फेक्शन तो वो ओस्टियो है। वजह क्या हो सकता है, खून के ज़रिए फैल सकता है, ठीक है, या फिर कॉन्टीजियस स्पेक्ट्रम में ट्रोमा है, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, इसकी मोस्ट कॉमन जो स्टेफोरियस होता है, बच्चों वाली बात है। सिक्विस्टम डेड पीस ऑफ बोन होता है, न्यू पीस ऑफ बोन इसे हम इनवोलक्रम कहते होते हैं, ठीक है। बाकी एक्सरे करा लो, एमआरआई करा लो, बोन स्कैन करा लो, सीटी स्कैन करवा लो, आपके पास ट्रीटमेंट यही है, डिब्राइडमेंट कर दो नेक्रोटिक टिश्यू की, वहाँ पे कल्चर और सेंसिटिविटी साथ में आईवी एंटीबायोटिक सब लगा दोगे तो बंदा आपके पास ठीक है। एसएलई का बता दिया, ऑटो इम्यून मल्टी सिस्टम इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है, ठीक है। ये मरीज़ पूरे मैंने कहा हर जगह बटरफ्लाई रैश आपको मिल जाएगा, ठीक है। और जेनेटिक भी इन्वायरमेंटल क्रोमोसोमल 6 के ऊपर होती है। यहाँ पे वो कह रहे हैं हमारे पास ड्रग के अंदर हाइड्रोलाजीन, एस्ट्रोजिन, अल्ट्रावायलेट और एप्स्टन बार वायरस जो है ना, इसकी एक बड़ी वजह है। इसके अंदर देखा गया, इसके अंदर पोलीक्लोनल बी एंड टी सेल की एक्टिवेशन हो जाती है, बाकी सारी की सारी नॉन रिसीव। यहाँ पे हमारे पास जेकॉन्ड एथ्रोपैथी हमारे पास एसएलई के साथ होती है, फोटोसेंसिटिव ओरल मेलर डिसिकॉइड रैश, हमारे पास सर के बाल उड़ जाते हैं, ठीक है। स्केरिंग एलोपेशिया मैंने बता दिया आपको। कार्डी में पेरिकार्डाइटिस हो गया, मायोकार्डिस, लाइबन सैक एंडोकार्डाइटिस, ठीक है। पल्मनरी में उसको जो है ना प्लूरल अफियर हो सकती है, और श्रिंकिंग हमारे पास लंग्स न्यूमोनाइटिस हमारे पास। न्यूरोलॉजिकल हेमाटोलॉजिकल, यहाँ पे उसने कुछ ना क्लासिफिकेशन लूपस नेफ्राइटिस की थी, क्लास 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर मिनिमल मिजेंजियल ग्लोमेरुलर क्लास 1 है, मिजेंजियल प्रोलिफरेटिव है, फोकल है, डिफ्यूज़ है, मेम्ब्रेनियस या एडवांस्ड है, अगर याद रहता है तो मोर लेस, ठीक है। कभी कभार पूछ लेते हैं। सीबीसी ईएसआर वो आप करवा लोगे, और एंटीबॉडीज एंटी एएनए करवा लोगे, और एंटी डीएस डीएनए करवा लोगे, एंटी डबल स्टैंडर्ड डीएनए करवा लोगे, आपको पॉजिटिव मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी मेलर रैश डिसिकॉइड फोटोसेंसिटिव ये मैंने बता दिया है, ठीक है। ट्रीटमेंट में एक्यूट फ्लेयर्स है, और मेंटेनेंस थेरेपी में स्टीराइडल के ऊपर रखते हैं, एज मेथोट्रिक्सेट वगैरह आप इसके अंदर देते हैं, तो आपके पास काफ़ी हद तक ये, ठीक है। बाकी और क्या, सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस मैंने बता दिया, स्क्लेरोडर्मा इसको हम दूसरे कहते हैं। सख्त स्किन हो जाए, नोज बर्ड बीक वाली जो अपीयरेंस है ना, इसके अंदर माउस लाइक कभी कहाँ कहाँ लिखा होता है, यहाँ पे हमारे पास माउस लाइक फेस या फिर बीक की तरह, टेलेंजेक्टेजिया, रेनाइड फेनोमिना, और नॉन पिटी का डीमा, पफी हैंड, मैंने आपको भी पिक्चर दिखाई जो वो सारी की सारी आप उसके डायग्नोस कर लेना, ठीक है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो गया, यहाँ पे क्रस्ट सिंड्रोम में कैल्सिनोसिस हो गया, रेनाइड फेनोमिना और स्क्लेरोडक्टली, वो सारे के ट्रीटमेंट में एनसिड दे सकते हो। बाकी हमारे पास सोजार्जन में हमारे पास अगर सिलेब्री ग्लैंड इन्वॉल्व है तो सोजार्जन है। इन्फ्लामेटरी में डर्मेटोमायोसाइटिस, इसके अंदर स्किन और अगर स्केल्टल मसल इन्वॉल्व है तो ये इसके अंदर होगा, ठीक है। इसके में उसको सीढ़ियाँ चढ़ने में मुश्किल होती है, स्केल्टल मसल इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। और वो अपने अब बालों को ब्रश नहीं कर पा रही होती, इतना उसको जो है ना पेन हो रही होती है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे जो है ना वो एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव हैं, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। और क्या रह गया इसके अंदर, जॉइंट सेल में मैंने बता दिया, टेम्पोरल आर्टरीज, और हमारे पास जो है ना ऑप्थेल्मिक ब्लाइंडनेस इसकी बड़ी वजह होती है, ठीक है। टेम्पोरल है, ऑप्थेल्मिक और फेशियल आर्टरी हो गया, ठीक है। इसके अंदर आपने करवा टेम्पोरल आर्टरी की बायोप्सी करवा लो, सिंपल सी है। और टैकायासू आर्टराइटिस में ये कि सब क्लेवन एंड इनोवेटिव आर्टरी जो है ना इसके अंदर इन्वॉल्व होती है, सब क्लेवन आर्टरी अगर इन्वॉल्व है टाकायासू है, ठीक है। बीपी जो है ना इसके अंदर डिफरेंट 10 mm जी आर्म, दोनों आर्म के दरमियान हमारे पास बीपी का डिफरेंस आ जाया करता है टाकायासू के अंदर। कावासाकी बच्चों के अंदर होती है, ठीक है। तो इसके अंदर फीवर होता है, यहाँ पे कंजक्टिवाइटिस, रैश, एसिम्प्टोमेटिक और स्ट्रॉबेरी टंग जो काका जो है ना वो स्ट्रॉबेरी खाता है तो मान यूँ याद है कि स्ट्रॉबेरी टंग इसके अंदर होती है, ठीक है। बाकी ये पैथो वाली चीज़ें ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको डायग्नोस और उसकी ट्रीटमेंट पता होनी चाहिए। ब्रूगर डिजीज, अगर उंगलियों से बर्गर खाते हैं ना तो वहाँ पे ये डिजिटल वेसल अगर उसकी थ्रोम्बोसिस होगी है तो वहाँ पे ब्रूगर डिजीज हमारे पास होगी। फिर और क्या रह गया इसके अंदर, हाँ, ओस्टियोप्रोसिस में अगर वो हड्डियाँ जो है ना वो डीमिनरलाइज हो रही हैं, रिड्यूस बोन डिसऑर्डर बोन टिश्यू इंक्रीज रिस्पेक्ट फ्रैक्चर बहुत ज़्यादा होंगे। ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी फीमेल के अंदर सिनाइल ओस्टियोप्रोसिस है। इन्वायरमेंट में स्मोकिंग है, हैवी अल्कोहल कंजप्शन अगर कोई कर रहा है तो वो होगा। प्रेडनिसोलोन हो गया, स्कैंडी काज में एंडोक्राइन काज, हाइपोगोनेडिज्म है, हाइपोपैरेस, ये जिनके अंदर जो है ना वो कमज़ोर मर्द मैंने लिखा हुआ जो हमारे पास टेस्टोस्टेरोन की डेफिशिएंसी उनकी हड्डियाँ जल्दी टूट जाया करती हैं, ठीक है। तो अच्छे मर्द जो है ना वो उनकी हड्डियाँ मजबूत होती हैं। वर्टिब्रल फ्रैक्चर हो गया, हिप फ्रैक्चर हो गया, पेरिफेरल फ्रैक्चर हो गया, यहाँ पे वो देख लो कि फ्रैक्चर होते उसकी वजह सिम्टम होगी। स्मोकिंग रोक दो, अल्कोहल रोक दो, और बाकी जितनी भी मेडिकेशन है वो रोक दो। ओस्टियोनेक्रोसिस ऑफ द जॉ होती है, वहाँ पे रोक दोगे तो आपके पास सारे का सारा हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रैक्चर को आपने रोकना मेनली, तो आई थिंक कि अब इतना हो गया होगा 1 घंटे के अंदर कि बंदा जो है ना वो अच्छे से रूमेटोलॉजी का, इसकी अब आपने अल्लाह की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ इंशाल्लाह कोई भी आपका यूक्यूज़ अब रहेगा नहीं। मैंने आलमोस्ट सारी र्यूमेटोलॉजी कोशिश किया गया 1 घंटे के अंदर मिनिमम टाइम के अंदर। अभी आलमोस्ट टाइम क्या हो रहा है मेरे पास, सुबह के कोई बन रहे हैं 4 और 5 बजने वाले हैं, यस, ठीक है। तो सुबह के 4:43 हो रही है और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि रिक्वेस्ट थी यार। तो अभी आई थिंक नेक्स्ट मुझे जो है ना वो CNS के ऊपर बनानी चाहिए, हेमाटोलॉजी रह गई है, लीवर रह गई है, GIT आ गया, कार्डियोवास्कुलर पल्मोनरी सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर क्योंकि टाइम लगेगा ज़्यादा।
तो इंशाल्लाह इसके ऊपर कोशिश करता हूँ कि मैं एज़ सून एज़ पॉसिबल जो है ना वीडियो बना दूँ। बाकी इसकी चैनल की मैं अलग से प्लेलिस्ट बना रहा हूँ मेडिसिन की, उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्यार आया मुझे डर्मा की वीडियो के ऊपर। फिर मैंने इसके ऊपर जो है ना वो बना दी थी दूसरी वाली इन्फेक्शियस डिजीज़ की 2 वीडियो बनी है, क्योंकि वो लंबी बहुत ज़्यादा थी, तो 1 घंटे के बाद मैं एग्जॉस्ट हो गया था। ठीक है, और फिर मैंने बनाई उसकी, और कौन सी मैंने बनाई है, अभी आज जो रिसेंट मैंने बनाई है ना वो हमारे पास है जी साइकेट्रिक की। ठीक है, साइकेट्रिक भी बहुत ज़्यादा टाइम लेगी थी मेरा, लेकिन उसके अंदर हमारे पास जो है ना वो ईटिंग डिसऑर्डर वाली वो मैंने सारी कवर की हैं, और बुलिमिया नर्वोसा और एनोरेक्सिया नर्वोसा इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, साथ में आपको शिज़ोफ्रीनिया पता होना चाहिए। ठीक है, और एंजाइटी डिसऑर्डर इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट था, और उसकी कुछ वजूहात वो भी आपको मैंने बता दी उसके अंदर। और क्या रह गया, बस अभी नेक्स्ट जो है ना वो हेमाटोलॉजी या सीएनएस, इन दोनों में से कोई एक जो है ना चैप्टर करता हूँ। फिर हमारा जीआईटी रह जाएगा, सीवीएस और पल्मोनरी अगर हम पहले कर लें तो वो आई थिंक ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हेमाटोलॉजी के बाद पल्मोनरी अच्छा रह जाएगा कॉम्बिनेशन। तो कोशिश करनी है अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट करके नमाज शमाज पढ़ के फिर नाश्ता करता हूँ सुबह का, उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। थैंक यू सो मच, रिमेंबर मी आल्सो योर पीसेस। फिर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जस्ट लाइक अ टिपिकल यूट्यूबर आपके साथ। थैंक यू।